नमस्कार, मैं हूं संजीव त्रिवेदी और मेरे साथ मेरे सहयोगी राजीव रंजन। बिहार में विजय पराजय का फैसला हो चुका है, लेकिन जितनी चर्चा विजेता की हो रही है और हारने वाली की हो रही है, मुख्य हारने वाली की हो रही है, उससे ज्यादा नहीं तो कम से कम उतना ही चर्चा दो किरदारों की हो रही है, ओवैसी और चिराग पासवान। और ओवैसी की तो खास करके बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। क्यों हो रही है चर्चा? क्योंकि कहा यही जा रहा है कि वो ओवैसी ही थे जो आरजेडी महागठबंधन और जीत के बीच में खड़े हो गए। राजीव लगातार बिहार घूम कर आए, सीमांचल के उन इलाकों में भी आप घूमे जहां पर ओवैसी सक्रिय थे, और ये जब आप आरोप उन पर लगते देख रहे हैं तो आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, एक बात है, ओवैसी अब से पहले के बिहार के चुनाव में जब भी सीमांचल जाते थे तो ये कहा जाता कि वोट कटवा गया है, वो वोट काटने के लिए ओवैसी गए। लेकिन इस बार ओवैसी ने वोट काटने वाले से बढ़ के किंग, थोड़ी से अगर आरजेडी 2-3-4 सीटें पा जाती तो शायद ओवैसी किंग मेकर बन जाते बिहार के। इस बार सवाल ये है कि वो 21 सीटों पर लड़कर के 4-5 सीटें अगर वो जीत रहे हैं। एक दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने पूरे इलेक्शन के दौरान ओवैसी पर आरोप लगाया कि आप जो है मुसलमानों का वोट या वोट बंटवारे के तौर पर ये काम कर रहे हैं। कई बार उनको बीजेपी की बी टीम भी कहा जाता है, लेकिन कांग्रेस का प्रदर्शन खुद कितना खराब है उस पूरे एरिया में, और ज़्यादातर प्रत्याशी जो है वो कांग्रेस के थे जिनको हराया ओवैसी ने। मैं इसमें एक बात कहता हूँ, किशनगंज जामा मस्जिद के सामने मैं गया हुआ था, संडे का दिन था, पिछले संडे को, इसके पीछे वाले, तो वहाँ मुझे 10-20 ऐसे ही मस्जिद से नमाज पढ़ के आ रहे थे। उसमें एक लड़के ने जो बात कही वो मैं यहाँ कहना जरूर चाहूँगा। उसने कहा कि 70 सालों से हमको इलेक्शन के 3 दिन पहले कहा जाता है कि बीजेपी जीत जाएगी, बीजेपी जीत जाएगी, बीजेपी जीत जाएगी। हमारे घरों में, हमारी दुकानों में इलेक्शन पोलिंग डेट से ठीक पहले बीजेपी का डर दिखा के हमसे कब तक वोट लोगे। उसने कहा कि हमारे पिताजी और हमारे दादा ये बुज़दिल थे, ये डर के वोट करते थे। हम डर के वोट नहीं कर रहे हैं, हम ताकत से वोट कर रहे हैं और हम ओवैसी को वोट कर रहे हैं। पर यह जिद भी हो सकता है राजीव, क्योंकि जो आरोप लग रहे हैं वो आरोप ये लग रहे हैं कि महागठबंधन एक वैकल्पिक विचारधारा का परिचायक था, और उस वैकल्पिक विचारधारा को जीत के लिए समाज के हर वर्ग की जरूरत होती है। समाज के जिन वर्गों को वो रिप्रेजेंट करता है उसमें मुस्लिम समाज भी आता है। अब मुस्लिम समाज के मतों में विखंडन ये कितना मददगार है उस मुहिम के लिए जिसको आरजेडी लेकर चल रही थी? आरजेडी ने एक समीकरण बनाया है माई का, और आसपास उसमें कुछ और लोग, कुछ और समाज को जोड़ा है। लेकिन जब उस समाज के भीतर कोई ऐसी बात सामने आती है जो मतों को विभाजित करती है, तो फिर आरोप लगते हैं कि आप तो भाजपा की मदद कर रहे हैं। देखिए, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारतीय राजनीति में उत्थान के बाद ही मुस्लिम जो है वो वोट बैंक नहीं रह गया। अब किसी पार्टी में ये ताकत नहीं है जो मुस्लिम वोट बैंक को या मुसलमानों की बहुत बहुत करीबी बन करके या बहुत ऑफेंसिव होकर के, बहुत आक्रामकता से मुसलमानों का साथ दे दे। किसी में ये अब ताकत बची नहीं। मोदी ने भारतीय राजनीति में एक काम तो ये कर दिया है कि अब सीना ठोक के आप बहुत मुस्लिम परस्त राजनीति नहीं कर सकते, क्योंकि आप मेजॉरिटी को खोने का खतरा आपके सामने खड़ा हो जाता है। ऐसी स्थिति में वो ऐसी एक जगह बना लेते हैं जिनको किसी का वोट नहीं चाहिए, मुसलमान ही दे दे तो काफी अच्छा है। मैं आपको बताऊं, किशनगंज में एक होटल में ओवैसी 7 दिन तक लगातार सीमांचल में रहे, और उन्होंने एकदम तय कर रखा था उनकी सारी सीट, उनकी सारी सभाएं, उनकी सारी चीजें, वही 3-4 सभाएं, वही अपनी 21 सीटें, वही मुस्लिम इलाकों में उनकी तकरीरें, वही फ्रांस की घटना का भी जिक्र उन्होंने लगातार किया। उनको क्लियर था कि मैं मुसलमानों का वोट मुझे चाहिए। और ओवैसी का क्रेज मैं आपको बताऊं तो है ही उस इलाके में, क्योंकि देखिए, मुसलमान जो वोटर है उसके दिमाग में ये बात तो है ही कि ये अकेला आदमी है जो मोदी गवर्नमेंट में 6 साल से पार्लियामेंट में मुस्लिम मुद्दों पर हमारी बात को बोलता है। अब उनकी सेटिंग है, अगर उनकी सेटिंग है कि वो आरजेडी को हरवाने के लिए गए थे, तो फिर ये चिराग पासवान की क्या सेटिंग है?
अगर चिराग पासवान एनडीए में रहे होते 10, 20, 30 सीट जो भी मिली होती तो वो सारी जीत जाते, चाहे 80% जीत जाते। दूसरी बात है कि एनडीए 11 बजे तक जीत जाता, आरजेडी का कहीं धुआं नहीं मिलता। ये सब लोग मानेंगे कि अगर जेडीयू, आरजेडी और जेडीयू, बीजेपी, एलजेपी साथ लड़े होते तो ये सारा तेजस्वी, ये सारा रोजगार, ये सारी चीजें, ये ओवैसी कुछ चर्चा में नहीं आता। सबसे बड़ा तो चिराग पासवान ने गेम खेला जो 30 सीटें हरवा दी जेडीयू को। आज बीजेपी के सारे बड़े नेताओं ने ये बात कही है, सुशील मोदी ने ये बात कही है कि चिराग पासवान ने हमें 30 सीटें, भूपेंद्र यादव ने कही है कि एनडीए को बहुत करारी चोट दी। तो कहने का आपका मतलब ये है कि चुनाव किसी को भी लड़ने का हक है। लोकतंत्र में आप चुनाव लड़ने से ओवैसी को इसलिए नहीं रोक सकते क्योंकि मुस्लिम मतों का ध्रुवीकरण हो जाता है, लेकिन जो आंकड़े हैं वो भी अपनी कहानी कहते हैं। देखिए 20 सीट पर खड़े हुए ओवैसी 5 सीटें उन्होंने जीत ली हैं। महागठबंधन ने उन्हीं 20 सीटों में से 9 सीट पर जीत दर्ज की है। एनडीए ने 6 सीटें जीती हैं उन्हीं सीटों पर जहां ओवैसी भी खड़े थे। मतलब ये कि वहां ये जो त्रिकोणीय संघर्ष होता है, उस त्रिकोणीय संघर्ष का लाभ, ये तोहमत है ओवैसी पर कि मिलता है, किसको मिलता है? वो एनडीए को, और एनडीए के कैंडिडेट्स जीते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स जीतते हैं। हालांकि इसको अपने तरीके से डिफेंड करने की कोशिश की है राजीव ओवैसी ने। कहा है कि जो मुझे मत मिला है उन 6 सीटों पर, वो उन मतों से कम है जो मार्जिन है, तो वो सीधे सीधे हार गए। लेकिन आप भी जानते हैं चुनाव में ऐसा दरअसल होता नहीं है। 1 to 1 जब फाइट होता है तो विचार कुछ अलग होता है, मतों का जो ध्रुवीकरण होता है अलग होता है। उनका असर कहते हैं कि इन 20 सीटों पर ही नहीं था, वो सीमांचल के अलावा तिरहुत के इलाके में, मिथिलांचल के इलाके में भी बहुत असर था, क्योंकि वो पूरा क्षेत्र जो है मुस्लिम बहुलता के लिहाज से बाकी प्रदेश के जो राज्य हैं उनसे ज़्यादा है। तो क्या ओवैसी का वहाँ आना और बदस्तूर 2015 और 2020 इसके बाद फिर लगातार वहाँ रहना, आपको लगता है ये भारतीय जनता पार्टी को, भले ही इंटेंशन नहीं हो, भले ही लक्ष्य करके नहीं ये किया जा रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं एज तो देता है? जी, निश्चित रूप से फायदा होता है। लेकिन आप ये भी देखिए कि ओवैसी, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि ओवैसी को इस इलेक्शन में आप वोट कटवा या बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाले नेता से ज्यादा देखिए, उनने सीटें जीत ली। उनके ज्यादातर मतदाताओं के दिमाग में, अब मुस्लिम मतदाताओं के उस इलाके के मैंने देखा, रीड किया, तो ये था कि अगर सीट ओवैसी की निकल सकती है तो झूम के ओवैसी को वोट दो, नहीं निकल सकती है तो महागठबंधन को जिताओ बीजेपी को हराने के लिए। उन्होंने वहां वो विकल्प पहला रखा जहां ओवैसी की सीटें निकल सकती हैं। ओवैसी के लड़ने के बावजूद भी महागठबंधन ने सीटें जीती हैं ना, लेकिन जहां ओवैसी जीत सकते थे उनके उम्मीदवार भी मजबूत थे, पैसे वाले थे, और ओवैसी ने वहां सभा की। उनको लगा कि यहाँ, उसके पीछे उनका तर्क ये था कि गवर्नमेंट फॉर्मेशन में ओवैसी कभी एनडीए के साथ नहीं जा सकते, तो हम तेजस्वी को वोट दें या ओवैसी को वोट दें, बात बराबर है, लेकिन सीट निकलनी चाहिए। हमारे वोटों के डाइवर्जन से ऐसा ना हो कि एनडीए को फायदा हो जाए। तो ऐसा नहीं, मतदाता भी बहुत जागरूक है, वो भी बहुत चालाक है। अब वो कहानी, मैं बार बार ये कह रहा हूं, अगर इस तरह से अब हमको अपना चश्मा बदलना चाहिए कि ओवैसी हर जगह बीजेपी की, अरे भाई एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे अगर वो उभरना चाहते हैं, उनको पूरा हक है। अगर सब लोग लड़ना चाहते हैं, आप बताइए, मैं कई बार ये बात कहता हूं तो लोग कहते हैं कि इतना पक्षपाती बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन मेरे देखने में जितने नेता हैं, पप्पू यादव से बड़ा जनसेवक कोई है नहीं। बिल्कुल, कम से कम हाल के दिनों में उन्होंने जो परिचय अपना दिया है वो तो एक बहुत बड़े जनसेवक। पूरे कोरोना काल में भारत का अकेला नेता था जिसने मास्क नहीं लगाया। पूरे कोरोना काल में भारत का अकेला नेता था कि पटना रेलवे स्टेशन पर कोई आदमी उतरा तो उनकी तरफ से मिठाई, खाने का एक डब्बा और पानी की बोतल। उसके पहले बाढ़ के दिन जब पटना में बाढ़ आई, उसके बाद वो कहां के नेता, कोसी क्षेत्र के लोगों को मदद, तिरहुत क्षेत्र के लोगों को मदद, अपने इलाके के लोगों का ही विश्वास प्राप्त नहीं कर अब पाए। उनके पास पैसा कितना आता है, कहां से आता है, मैं इस फेर में नहीं जाता। पैसा सारे नेताओं के पास है, लेकिन कौन उतना खुले दिल से खर्च करता है? कोरोना काल में एक एक गरीबों की मदद पप्पू यादव ने ऐसी की। आपने भी देखा, हमने भी देखा, पति पत्नी दोनों एमपी थे, उनके घर में 100, 200, 500 लोग एम्स में यहाँ वहां इलाज कराने के लिए रहते हैं, सबके खाने। पप्पू यादव की पार्टी ने चुनाव लड़ा, क्या हश्र हुआ? लोगों को पता था कि पप्पू यादव को वोट देने का मतलब, जो आरजेडी के वोटर थे या पप्पू यादव के वोटर हैं, तो आरजेडी का नुकसान होगा। क्या क्या वोट पा पाए पप्पू यादव?
इतना प्रभावशाली आदमी है, इतनी बार अपने विधायक रह लिए, अपने विधायक रह लिए, एमपी रह लिए, उनकी पत्नी एमपी रह ली, वोट तो नहीं मिला उनकी पार्टी को, कहीं नहीं मिला, वोट डाइवर्जन नहीं हुआ। पप्पू यादव भी कर सकते थे, नहीं, लेकिन चिराग पासवान को लोगों ने वोट दिया। जो उनकी एक सीट निकली है वो मामूली विधायक हैं जिनको लोजपा के प्रत्याशी ने हराया है। वो छोटे मोटे जेडीयू के नेता नहीं है, और उनके बारे में जो लोग बेगूसराय में, सब बेगूसराय के बाद पटना तक उनकी ख्याति है, लोजपा का कैंडिडेट वहां हरा देता। आप लोजपा की 10 सीटें हैं जिसमें 30,000 से ज्यादा वोट पाए, उनके सामने का तो क्या चिराग पासवान ने गलती की? अरे भाई, चिराग पासवान ने एक लाइन ली। चिराग पासवान की चाहे बीजेपी से पहले बात हो गई हो, चाहे अब बात होने को, चिराग पासवान ने ये दिखा दिया कि हम जो है बंगला छाप पर वोट इतना डलवा सकते हैं, हमको इतना % वोट मिल सकता है। हमने फॉरवर्डों को टिकट देके भी दलितों का वोट बंगले पर ले लिया। देखिए, हम दोनों सिचुएशंस को कैसे मिलाएं? ओवैसी वोट जब मांगते हैं तो आपने खुद कहा उनका दृष्टिकोण है कि एक समुदाय विशेष के वोटों को हम प्राप्त करें, उन वोटों के आधार पर अपनी ज़मीन मजबूत हम करें। इसीलिए वो जब बिहार की राजनीति करते हैं तो वो पटना नहीं आते हैं, वो बागडोगरा उतरते हैं और हवाई जहाज़ से बंगाल में उतरते हैं और फिर वहाँ से बिहार में घुसते हैं और फिर वापस भी उधर से ही चले जाते हैं। पटना में कोई कार्यालय नहीं, दफ्तर नहीं। मुस्लिम मतों के ध्रुवीकरण में उनका विश्वास है। अब ये लोकतंत्र के लिए बहुत लोगों के हिसाब से बेहतर हो सकता है, लेकिन एक जो लार्जर पिक्चर है उसमें आप कहाँ फिट होते पाते हैं? क्योंकि ऐसे में तो ध्रुवीकरण होगा वोटों का, तो हिंदू कोई बाहर से आकर कहेगा कि मैं हिंदुओं की राजनीति करूंगा, अगर कोई मुसलमान की राजनीति करेगा तो मैं हिंदुओं की राजनीति करूंगा। ये बात मैं तब कह रहा हूं जब उनकी बात को मैं मानता हूं कि उनका मत लेने वालों ने मुस्लिम समुदाय के साथ न्याय नहीं किया। सच्चर कमीशन उसकी गवाह है, उसकी रिपोर्ट। बावजूद उसके मैं ये कहता हूं कि अगर कोई मुस्लिम मतों की राजनीति करता है तो हिंदू मतों की राजनीति करने वाले को लाइसेंस नहीं देता है क्या? नहीं तो कहाँ नहीं, बताइए। वहाँ क्या नाम, दरभंगा की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माता सीता का जिक्र किया, मंदिर का जिक्र किया, उसको रिलेट किया कि उनका मायका है इधर, मिथिला का इलाका है इधर। मंदिर की बात वो करें तो ठीक, माता जानकी की बात करें, सीता की करें तो वो ठीक। मंदिर निर्माण में इन लोगों ने जो रोड़े अटकाए आज वो हमको शाबाशी देते हैं, ये बात प्रधानमंत्री करते हैं तो ठीक। योगी आदित्यनाथ हिंदू युवा वाहिनी बना दें और हिंदू युवा वाहिनी से के का कैंडिडेट बीजेपी के खिलाफ लड़ा दें और गोरखपुर से उसको जिता दें तो ठीक। लेकिन ओवैसी अगर मुस्लिमों की बात कर रहे तो ये तो कहीं नहीं है कि ओवैसी मुस्लिम की बात करके या मुस्लिमों की खराब हालात को बता के या उनके इमोशंस को बता कर के, अब इलेक्शन कमीशन की निगाह है, सारी चीजें सब नियम कानून से, अगर वो भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। मैं बार बार कह रहा हूं, जब कोई जीत जाता है संजीव जी, तो उस पर सवाल उठाने बंद करने चाहिए। इस तरह का जन समर्थन ओवैसी को मिला कि उनको आज के समर में, जो कि बिहार का पूरा चुनाव दो तरफा था, आप इस तरफ हैं या उस तरफ हैं, इस तरफ हैं कि उस तरफ हैं। ये लोग कह रहे हैं कि पासवान ने जेडीयू को हरा दिया, जेडीयू कह रही है, एनडीए कह रहे हैं, बीजेपी कह रहे हैं, लेकिन उसका दूसरा पक्ष ये भी तो है कि वो लोग नीतीश कुमार को वोट नहीं देना चाहते थे। वो अच्छा हुआ एलजेपी पे चलेंगे, नहीं हो सकता है सारी सीटें आरजेडी को मिल जाती। वो नीतीश कुमार को वोट नहीं पड़ना था जो एलजेपी ने लिया। हो सकता है वो कई सीटों पर एलजेपी की वजह से जेडीयू को फायदा हुआ हो। बहुत सारी सीटें ऐसी है, 4-5 मुझे याद आती है, जिसमें एलजेपी को 30,000 मिला, इसके बावजूद वहां पर जेडीयू जीत गया। ये भी तो हुआ। हाँ, पर वैसी सीटें कम हैं और वैसी सीटें ज्यादा है, ये करीब 30 के आसपास हैं, जहां पर ज्यादा है, जेडीयू हार गई। जहां फॉरवर्ड कैंडिडेट है, जो मैंने आपको एक किस्सा एकमा सीट का बताया था, वहां यही हुआ, आरजेडी जीत गई। वहां 70,000 फॉरवर्ड राजपूत है, राजपूत को एलजेपी ने दे दिया और 30,000 वोट पा गए। सीधी सी गणित है, वो जेडीयू में जाती है। फॉरवर्ड इस बार ज्यादातर मेजॉरिटी में, जहां फॉरवर्ड कैंडिडेट आरजेडी का नहीं था, तो फॉरवर्ड ज्यादातर एनडीए के साथ थे। मेरा ये कहना है कि ओवैसी अब रुकने वाली फोर्स नहीं है। और हम लोग डिस्कशन खत्म करें उससे पहले ये है कि अब बंगाल में दीदी और कांग्रेस दोनों की नींद उड़ाने के लिए ओवैसी जाएंगे
और ओवैसी का फंडा क्लियर है। वो ऐसा नहीं है कि बंगाल में जाएंगे तो यहाँ बिहार बॉर्डर से लेके पूरा बंगाल जाएंगे। वो पॉकेट्स में जाएंगे जहाँ 35% से ज़्यादा मुसलमान जिन सीटों पर है उन सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे, वो अपना बेस मजबूत करेंगे। वो इलाका सटा हुआ है ही। अच्छा, मैंने ये भी देखा कि बांग्लादेश शरणार्थी जो उस समय के आए उनमें ओवैसी को लेके एक जबरदस्त क्रेज है। तो बंगाल के मुसलमानों में क्या क्रेज आएगा और वो वहां क्या करेंगे वो तो वहां की बात है। अब मुझे ये लग रहा है कि ओवैसी जो है उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी अब ताकत झोंकने की। अब चूंकि बीजेपी तेलंगाना का अगला विधानसभा चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर रही है, तो अब ओवैसी साहब भी कह रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ेंगे। जब ऐसी बात आती है, जब कोई, आप ध्यान दीजिए, जब कोई इस तरह के बयान हिंदू धर्म के नेताओं की तरफ से या कुछ भड़काऊ बयान जिसको हम कहते हैं, कोई इधर से आता है राइट विंग से, तो सबसे पहली प्रतिक्रिया या पहला बयान ओवैसी कहीं भी देश दुनिया में रहो उनकी तरफ से आता है। फिर वो मुद्दा गर्म हो जाता है, फिर उस पर हॉट टॉपिक हो जाता है, उस पर डिबेट होने लगती है। लोग ये सवाल उठाते हैं कि इसी तरह का एक आदमी और था जो मुस्लिमों की बात या राइट विंग्स के नेताओं को बड़े कड़े और लहजे में अपनी बात रखता था, वो तो नेस्तनाबूद कर दिया गया। आजम खान, वो भी एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, सब कुछ करते हैं, उनकी एक एक फाइल निकाली गई, एक एक चीज हुई, इतने FIR हुए, डुगडुगी बजवाई गई, उनके घर में पोस्टर लगाए गए, कुर्की हुआ, फला। तो क्या ये संयोग है कि ओवैसी साहब के साथ ऐसा कुछ नहीं वो होता? खुद सांसद हैं, लोकसभा के सांसद हैं, वो जेल में, उनका बेटा जेल में, पत्नी जेल में, राज्यसभा सांसद रही, बेटा विधायक रहा है, वो जेल में। और ओवैसी साहब भी इतना बड़ा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, वो भी बहुत बड़े घर के हैं, बहुत बड़ी उनकी प्रॉपर्टी है, बहुत बड़ी विरासत है, इतना कुछ किए जा रहे हैं और आज तक एक पुलिस का ठुल्ला भी नहीं पहुंचा। तो लोगों की बातचीत में बता रहा हूँ, जो ड्राइंग रूम में बैठ के चाय की दुकानों पर चर्चा करते रहते हैं। ये तो बिहार में इस बार आम चर्चा में बात थी जो आप कह रहे हैं, और बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इसीलिए बिहार चुनाव भले खत्म हो गए हैं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी पर चर्चा तो जारी रहेगी, क्योंकि ओवैसी साहब की जो गाड़ी है वो तेलंगाना से चली है, महाराष्ट्र होते हुए बिहार पहुंच गई है, बंगाल में घुसने वाली है, उसके बाद उत्तर प्रदेश, और इन सब इलाकों में भारतीय जनता पार्टी को ज़बरदस्त तरीके से अपनी मजबूती को और ज़्यादा तरीके से लोगों तक ले जाना है। और ऐसे में ओवैसी अगर मददगार होते हैं तो क्या उन पर शक गैर वाजिब है? ये चर्चा लगातार चलती रहेगी। हम इसी तरह से तमाम नई खबरें आप तक लेके आते रहेंगे। हमें अपना सहयोग, समर्थन अपने लाइक्स और सब्सक्रिप्शन के जरिए देते रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।